उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन कांसेप्ट जो अपन पढ़ेंगे वही होंगे। मुझे लगता है कि अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, हमें थ्योरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो अपने लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है ना? फिर मैं एक और बात मतलब अब अपन वो किसी और दिन करेंगे, अभी जब टाइम आएगा तब मैं बताऊँगा कि थोड़ा-सा मैं स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहता था। तो शीट के डाउट्स आज करें या शीट के डाउट बाद में करें? बोलो, शीट के डाउट आज कर लें या अपन बाद में करें? आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में कर लें? ठीक है। फिर बेटा तुम्हें मतलब नेक्स्ट क्लास तक रुकना होगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में शीट के डाउट कर लें? या आज ही पूछना है तो तुम बोलो तो मैं आज ही कर देता हूँ, इनको छोड़ देते हैं अपन इनको। हाँ, ट्रीशियम हाइपर कॉन्जुगेशन में दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा-सा दिक्कत मतलब बोल रहा है वो कि ड्यूटेरियम और ट्रीशियम में आपने कैसे किया था, वो एक बार दिक्कत आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे इसको। हाँ, और व्हाट्सएप कर देना, कुछ व्हाट्सएप आए भी थे, लेकिन कल से मेरे पास नेट नहीं था इसलिए मैं डाउट्स नहीं बता पाया। आप मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। अच्छा देखो, पता क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन 1 मिनट में बता देता हूँ, फिर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ेंगे। जैसे अपन ने लिखा था ना, ये अपने पास गिवन है, ये अपने पास ड्यूटेरियम गिवन है, ये अपने पास ड्यूटेरियम गिवन है। अपन को पता है कि ये CH बॉन्ड वीकर होता है CD बॉन्ड से, CH बॉन्ड लार्जर होता है CD बॉन्ड से। तो हमको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इसमें बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो अपन कहेंगे ये वीकर बॉन्ड है। ऑब्वियसली बात है, इजीली ब्रेक होगा। और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है क्योंकि शॉर्टर बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो वो छोटा बॉन्ड होता है। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक इजीली कर सकते हैं तो इसमें रिजल्ट हाइपर कॉन्जुगेशन भी फास्ट होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट जल्दी होगा, मतलब रेट ज्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें रेट स्लो होगा बिकॉज बॉन्ड इज वीक, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, मुश्किल होगा थोड़ा। इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ब्रेक होगा तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा पाएंगे। ब्रेक तो होगा लेकिन ये जल्दी ब्रेक होगा, फास्ट ब्रेक होगा, तो फिर अपन कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है उससे। अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा मेरे पास CH3 है, CHCD, इधर अपन ने लिखा CH2 है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CD3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, तो ठीक है, यहाँ भी आप डी को ब्रेक करोगे, यहाँ भी आप डी को ब्रेक करोगे, और यहाँ भी आप डी को ब्रेक करोगे, यहाँ भी आप डी को ब्रेक करोगे, इधर नेगेटिव चार्ज। तो किसको ब्रेक करना आसान है? किसको? समझ में आया? ठीक है ना? तो अपन उसे बता सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है एक बार आप स्टेरिक हिंड्रेंस भी बता दीजिए। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत सारी बार आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रेशियम में और वीक होगा ना भाई। देख, साइज ऑफ H is larger than D is larger than T, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलोगे तो CH का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो वीकर होगा CD से, CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा CD से। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा स्लो होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल है। ओके, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा है कुछ, तो अभी बताऊं व्हाट्सएप पे जो भेजा है सर, स्क्वेरिक एसिड का फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, ये है स्क्वेरिक एसिड, तो स्क्वेरिक एसिड अब थोड़ा सा वेट करेंगे अपन तो अपन को सब पता चलेगा। वेट करते ना थोड़ा, स्क्वेरिक एसिड क्या होता है, ये सब क्या होता है। इट इज एरोमेटिक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, डाई कटाइन बनेगा ना, तो एरोमेटिक होगा।
उसका ऑर्थो का कंसेप्ट बोला, इसको ऑर्थो क्यों कंसेप्ट बताना है? इसमें तो ऑर्थो पोजीशन ही नहीं है, बेंजीन में होता है ऑर्थो बटा पैरा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ तो प्रोटॉन देगा ना अपन को प्रोटॉन देगा तो ये होगा ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप इससे प्रोटॉन निकालो या इससे, फिर उसके बाद जब प्रोटॉन निकलेगा तो उसके बाद स्टेबिलिटी देखो। अभी मैं एसिड बेस की स्टेबिलिटी में नहीं जाना चाहता, GOC2 पूरा एसिड बेसिस है, अपन रुक जाते हैं। तो ये है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया ना इसका, स्क्वायरिक एसिड का। अपन प्रोटॉन हटाएंगे अब, अच्छा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दें। हाँ हो गया, सारा मटेरियल। अब मैं फोन पे बता दूंगा आपको कि वही बुक है, यस करके भेज दूंगा मैं, तो अपन सब ले लेंगे इसको। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट GOC2 में तो बहुत ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसलिए तो मैंने कहा जब तक आप GOC1 में अच्छे से नहीं आओगे मैं GOC2 शुरू नहीं करूंगा। राइट, आप पूरा मतलब एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करो, एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करो, जिसने नहीं किया है वो भी करेगा। पेपर में भी अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट ऐसा है जो मतलब आप बताओ मुझे कैसे करना है, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बना रखा है आपने, यू कैन राइट लाइक दिस, ये रेजोनेटिंग। पहले एक बार अपन यहाँ तो बनाएंगे नहीं, सीधा यहाँ बना देंगे अपन, इस पे नेगेटिव चार्ज, और उसको वापस लेके अपन इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, तभी मैंने इसको ऐसे बनाया, टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव। हाँ, मैं आपको बुक का PDF शेयर करूंगा, मैं बुक का PDF शेयर करूंगा, मैं बुक का PDF शेयर करूंगा। और एक और बात, मैं जो एडवांस वाले बैच होंगे उसमें इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन के बुक का PDF शेयर करूंगा। हम इनऑर्गेनिक के लिए भी एक बुक लगाएंगे, उसके क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा क्लास, उसके क्वेश्चन अपन आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, क्लास में भी डिस्कस करेंगे। GOC के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, GOC1 के डाउट्स के लिए नेक्स्ट टाइम मैं करवा दूंगा, बुक भी मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन शुरू कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेमिंग। मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स बताए थे लास्ट टाइम, कंपाउंड, और इसमें अपन IUPAC नेमिंग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एम्बिडेंट लिगेंड बता सकते हैं आप, मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एम्बिडेंट लिगेंड बता देंगे बिल्कुल। S और P ब्लॉक से ज्यादा नहीं आते, लेकिन उसमें अपन को पता होना चाहिए, लेकिन है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे ना। एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है, एक भाई लिगेंड का मतलब होता है कि दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, और एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है इट हैज मोर देन वन डोनर साइट, वन डोनर साइट, but with but it donates, it will donate from the two sides by different atoms, है ना। लास्ट टाइम मैंने भी सेंटेंस लिखा था, लेकिन कभी कभी होता है वो सेंटेंस आपका मुझे समझ में नहीं है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा और इलैबोरेट करके लिख दिया। तो मैंने कहा मेरे पास अगर मान लो ऐसे गिवन है, एक NH2 है और एक मैं OH कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड है ना, इधर ऑक्सीजन डोनर है, वो नाइट्रोजन डोनर। अगर मान लो मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे लिखता हूँ, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है,
इस पे नेगेटिव चार्ज, दैट इज नाइट्रेट, यू नो दैट नाइट्रेट है, नाइट्राइट टू। अब ये डोनर होता है तो अपन O लिखते हैं, और ये डोनर होता है तो N लिखते हैं। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि ये रेजोनेंस फिनोमेना में है ना ऐसा। अब ये ऑक्सीजन पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहां करके इसको यहां, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंस द नेगेटिव चार्ज है delocalized on same type of atom ना, तो अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज जितना इस पे उतना इस पे, मतलब इधर भी -1/2 लिख सकते हो, उधर भी -1/2, और अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इधर ऐसे नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर -1/2 है, इधर भी -1/2, मतलब ये फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबिलिटी वो ये भी डोनर हो सकता है, ये भी डोनर हो सकता है, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है और इसमें लोन पेयर है, लेकिन अच्छा डोनर एटम है, नाइट्रोजन विल बी अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, हाँ, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता तो अपन कहते हैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एटम पे वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉन स्फीयर। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि साइज ऑफ Cl एंड साइज ऑफ Cl माइनस, इसका साइज ऑलमोस्ट डबल होगा इसके साइज, इसका साइज डबल होता है ऑलमोस्ट इसके साइज से, अपन ने कंपेयर करके भी देखा था। तो वी आर एबल टू राइट दैट, राइट ना। तो इसमें दोनों डोनर साइड है। अब देखो, अगर ये इससे डोनेट करता है तो ऑक्सीजन एटम है, और इससे डोनेट करता है तो नाइट्रोजन एटम। तो एक ही मॉलिक्यूल में ये आयन में एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन अलग अलग एटम से है, दैट्स व्हाई इट इज अ राइट। तो अपन कहेंगे इट इज अ एम्बिडेंट लिगेंड, तो इनको बोलते हैं अपन एम्बिडेंट लिगेंड। अब आपका क्वेश्चन था सर नेगेटिव चार्ज से हमें क्या पता चलता है कि उसके पास लोन पेयर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर तो हो गई उसके पास। भाई आप लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कैसे बनाओगे? मान लो इस ऑक्सीजन पे मुझे नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो अपन को पता है कि भाई इसके पास ऐसे होगा, तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये ऐसे प्रोटॉन जैसे निकलेगा ना, तो इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा ना इस बॉन्ड की वजह से, तो बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पक्का ये अपन को पता है कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां लोन पेयर होगा। That's why we say that all the anions can vector the ligand. सबको समझ में आया? ठीक है, ये एम्बिडेंट लिगेंड था। अब आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने और थोड़ा सा और एलेबोरेट करके मैंने आपको लिख दिया ये कि भाई कैसे सेंटेंस होगा, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होगा। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल लिखे थे तुमने, तो नाइट्रोजन एटम कौन सा, मतलब कौन सा डोनर एटम होगा? हाँ कोई बात नहीं, वो जब आप कंपाउंड लिखोगे ना, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है, मान लेते हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि जैसे NO2 है, जो भी एटम इसमें से इसके पास लिखा होगा वही डोनर एटम। अगर मुझे ऑक्सीजन डोनर करना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर मुझे ऑक्सीजन डोनर दिखाना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर कोई एम्बिडेंट लिगेंड आप यूज करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मैं ऐसे चेक कर लूंगा कि जो भी मेटल के पास, जो भी एटम एम्बिडेंट लिगेंड का, जो भी मेटल के पास लिखा होगा तो वही उसका डोनर एटम, वो मैं आगे बताता। ठीक है ना। तो अपन इसको भी एक मान लेते हैं, बना लेते हैं अपन ऐसे। मान लो मेरे पास ऐसे कंपाउंड, जैसे अपन ने लिखा FeNH3 होल 4 कर देता हूं और इसको ONO कर देता हूं और बाहर से क्या लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं अपन K2HgI, ऐसे लिख लेते हैं। एक में लिख लेता हूं दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे एक में लिख लेता हूं दैट इज Fe4 FeCl6, एक में ऐसे, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं दैट इज, मैं मतलब कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं अपन जो अपन को यूज करना होगा, ठीक है। H2CO HCl होल 4, ये लिख लेता हूं। उसके बाद में मैं लिख लेता हूं
ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा, दैट इज NiDMG है, NiDMG लिख लेता हूँ, होल्ड ट्वाइस ऐसे कर लेता हूँ, फिर एक सेवंथ में लिख लेता हूँ ऐसे NiCO होल 4 कर देता हूँ, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो मेरे ख्याल से अपन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिख लेते हैं। आपको समझ में आ गया? जो भी मेटल के पास लिखा होगा वही डोनर एटम हमें अज्यूम करना है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई देखो, अब इसमें मैं आयुपैक नेमिंग आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ। मैंने कुछ कंपाउंड्स आपको पहले भी लिखे थे, अभी भी अपन कुछ कंपाउंड लिखते हैं। और पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिए थे वो उन्हीं से मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही थोड़े डिफरेंट एग्जांपल ले लिए, लेकिन जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्जांपल आपको बार बार करना है। ये मैंने सिर्फ इसके लिए बनाया, लेकिन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कलरलेस कंपाउंड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये तो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स है, राइट, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। निकल का DMG कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और निकल कार्बोनाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब उसको अपन पढ़ेंगे मेटलर्जी में भी यूज होगा इनका। मतलब जो मैंने वो कंपाउंड लिखे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसको सबसे पहले शुरू करते हैं अपन। तो पहले तो अपन को लिगेंड लिखना होगा, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, इसमें अमोनिया A से शुरू होगा और ये नाइट्रोस होगा, राइट ना, उससे शुरू होगा, राइट। कलर्स भी याद करने होंगे, मैं बताऊंगा आपको कलर्स। मतलब आपको वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स ये अगर याद हो जाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। ये वायलेट कॉम्प्लेक्स था, जैसे मैं बता रहा था, ये डीप ब्लू कलर ब्लू कॉम्प्लेक्स था, और ये DMG तो रेड रोज था, राइट। निकल कार्बोनाइल इज इन that is sublimates easily, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए इसका काफी इंपॉर्टेंस है अपने लिए। और ये अपने लिए माइलॉन बेस होता है, बेस का कंपोजिशन होता है, इसलिए वो अपन को माइलॉन बेस, रिड्यूसिंग एजेंट, वायलेट कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर कंपाउंड, रेड रोज कंपाउंड, दिस इज इजीली सब्लिमाइज। ये इजीली सब्लिमाइज होता है, इसलिए अपन उसे बता सकते हैं, वो इसलिए उसका इंपॉर्टेंस होगा। यहां पर अपन लिखेंगे अमाइंस के लिए, दैट विल बी टेट्रामाइन, और अमाइन लिखेंगे तो डबल एम आना चाहिए इसमें, अपन को पता है। इसके लिए अपन लिखेंगे दैट इज डाई नाइट्रोसो, NO2 is NO3 is nitrate, we know that. NO2 is nitrite, ये भी अपन को पता है, और NO is nitrose, ये अपन को पता है। ये अपने पास ONO है, मतलब ये वाला पार्ट है, तो अपन को नाइट्राइट लिखना होगा, और लास्ट वाले अल्फाबेट को O लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होता है। मैं उसमें लिखने वाला हूं, इसमें प्लस चार्ज है, इसलिए मैं आयरन लिखूंगा, और ब्रैकेट में मतलब यहां पर कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, इसमें आयरन लिखूंगा, और ब्रैकेट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रहा है वो लिखा। उसके बाद पर क्लोराइड। कुछ कंपाउंड मैंने पहले भी बताए थे आपको, अभी भी बताए। बाहर जो होता है उसको नंबर नहीं देते, जैसे वहां भी पोटेशियम है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले लिखा होगा वो पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में लिखेंगे। वो तो अपन ने पहले ही पढ़ा था कि भाई कैटायनिक पार्ट पहले नेम करना है, फिर एनायनिक पार्ट को नेम करना है। तो अपन यहाँ क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, यहाँ तो मैं लिखने वाला हूँ पोटेशियम, ये तो है पोटेशियम, और इसके बाद टेट्राहाइड्राइड, ये है अपने पास टेट्राहाइड्राइड। आइडो भी लिख सकते हैं अपन, आयोडाइड को लास्ट अल्फाबेट को O बना देंगे, आइडो भी लिख सकते हैं अपन। और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो मैं मर्क्यूरेट भी लिख सकता हूँ, हाइग्रोमेट भी लिख सकता हूँ, मर्क्यूरेट लिख सकता हूँ, और चार्ज उसमें 2। आप इसकी जगह हाइग्रोमेट लिखोगे तब भी चलेगा, बोथ आर राइट। हाइग्रोमेट लिखोगे या मर्क्यूरेट लिखोगे, दोनों करेक्ट है, राइट। इसमें अपन लिखेंगे लिथियम, और इसमें हाइड्राइड है, H नेगेटिव इज हाइड्राइड, टेट्राहाइड्राइड हो,
टेट्राहाइड्राइडो, हाइड्राइड है ये, और नेगेटिव चार्ज है तो एल्यूमिनेट, नेगेटिव चार्ज है तो एल्यूमिनेट है, और 3 आप एक बार चेक कर लो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा उसमें कैसे क्या। अगर आप कलर्स याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये पहले पूरा फॉर्मूला बना है, मतलब एक पार्ट लिखना भूल के, इधर 3 होगा, मैंने आपको पहले भी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में बताया वैसे, राइट ना, ये 3 लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अब आयरन तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इधर 3 होने का मतलब है इधर +3 होना, और इधर 4 होने का मतलब है इधर -4 होना। अब आप मुझसे ये भी बोल सकते हो कि सर यहां पर +3 क्यों और यहां पर -4 क्यों, तो अपन कहेंगे देखो भाई अपन को पहले से पता है कि जो पहले लिखा होता है वो कैटायन होता है, इसलिए इस पे +3 है और ये 4 माइनस है, बाद में लिखा 4 माइनस का मतलब हो गया कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक करूं तो 4 नेगेटिव का मतलब हो गया कि 6 नेगेटिव में से 4 रिमाइंडर है, मतलब ये +2 वाला है। आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हो, मतलब ऐसे Fe के लिखना पड़ेगा, FeCN6 है अपने पास और ये थ्राइस है, तो अपन कहेंगे 4 into 3 इसके लिए है, 4 into 3 प्लस इसको x ले लेते हैं 3x प्लस माइनस ये 3 into 6 18 ना, -1 into 18 इज इक्वल टू 0। आप देखो तो x का वैल्यू 2 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर वाले एंड में गैप दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई गैप नहीं होगा, तो वो लिख लेंगे, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखो अगर बाहर कोई ऐसा कैटायन है जिसके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं तो लिखो उसको, जैसे क्यूप्रिक पैरासाइनिक बताया था मैंने लास्ट टाइम सेमी परमेबल में, और इसको लिखेंगे अपन दैट इज हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और ये आयरन 2 लिख सकते हो, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो आप इसको फेरेट लिख सकते हो, फेरेट 2, ये आएगा, तो अपन कहेंगे सर इसका कुछ नहीं होगा क्या, ये 4 और 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, नहीं उसका कुछ नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता एल्यूमिनियम सल्फेट, तो मैं ऐसे थोड़ी लिखता डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट, मैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बोलता और बता देगा कि भाई इसका +3 चार्ज है इसलिए आपने 3 लिखा है, इसका 2 इसलिए लिखा आपने क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। ऐसे थोड़ी लिखते अपन कि डाई एल्यूमिनियम और ट्राई सल्फेट, ऐसे नहीं लिखते अपन, तो एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब ये है, वो एल्यूमिनियम के चार्ज की वजह से 3 सल्फेट आ गया और सल्फेट के चार्ज की वजह से 2 एल्यूमिनियम आए, फॉर्मूला बनाने का तरीका। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया अच्छे से क्या करना है बिल्कुल। हेक्सा आप एच स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां मैंने कैपिटल लिख के स्मॉल लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अपने मार्क्स नहीं जाने वाले। मैंने आयरन के लिए फेरेट इसलिए लिखा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो अपन को पता है कि मतलब अब आयरनेट नहीं लिख पाएंगे ना अपन, या सिल्वरेट नहीं लिख पाएंगे अपन, तो सिल्वर को अपन को अर्जेंटेट ही लिखना पड़ेगा, आयरन को अपन को फेरेट ही लिखना पड़ेगा। इन दोनों में गैप होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो बाहर प्रेजेंट है उनमें गैप होता है, बीच में गैप होता है, बाकी कोई गैप नहीं होता बीच में, मतलब आप जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करोगे तो कोई गैप नहीं होगा बीच में। अपन गैप वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब अभी अपन ये देखते हैं कि बाहर वाले और अंदर वाले, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर वाले आयन को नेम करोगे तो गैप आता है, नहीं तो अंदर वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करोगे तो कोई गैप नहीं आएगा अप टू चार्ज। इसको इसको भी लिखूंगा टेट्रा थायोसाइन, ये थायोसाइनेट,
टेट्राथायोसाइन, टेट्राथायोसाइनेटेस, टेट्राथायोसाइनेटेस। अब इसको मैं लिखूंगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट और चार्ज में लिखूंगा क्योंकि एक HCl पे -1 चार्ज होता है, तो इसमें 2 चार्ज। तो अपन कहेंगे बाहर हाइड्रोजन है, वो तो आपने लिखा ही नहीं इधर हाइड्रोजन। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसको अगर पानी में डालूंगा ना तो मुझे 2 H+ आइन मिलेंगे। तो अगर बाहर कैटायन H+ आइन होगा तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये 2 H+ आइन देगा और ये कॉम्प्लेक्स देगा। अब ये H+ आइन देगा तो ये तो एसिड है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, कैटायन है, लेकिन इधर H+ आइन आएगा। फर्स्ट वाले में नाइट्रो O नहीं लिखा अपन ने, हाँ बिल्कुल लिखे ना यार, नाइट्रो वाले में अपन ने O नहीं लिखा, वो आयरन के लिखने के उसमें ना अपन O छोड़ दिया, उधर O कर लो जरा, क्योंकि पहले वाले में अपन ने O नहीं लिखा, वो गलत हो जाएगा वरना, बिल्कुल। क्योंकि जैसे अपन ने इधर लिखा ना S, भाई थायोसाइनेटो, अगर इसको N को अगर लिख देते अपन इधर NCS, तो अपन तब भी लिखते थायोसाइनेटो, फिर N लिख देते थे, वो एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड में जो मेटल के पास लिखा होता है वही मेटल से अटैच होता है। वो इसलिए ना कि ये NO2 होता तो अपन N लिखते, नाइट्राइटो तो नाम हो गया ना, नाइट्राइटो तो NO2 तो उसका नाम हुआ ना, लिगेंड का नाम। NO2 तो नाइट्राइट, तो यहां पर आपने लिखा ना डाइनाइट्रो, इधर जो अपन ने लिगेंड का नाम लिखा है डाइनाइट्रो नाइट्राइटो, ये तो लिगेंड का नाम है। NO2 होता तब भी अपन नाइट्राइटो लिखते, ONO है तो भी नाइट्राइटो लिखेंगे अपन। जब NO2 होता तब भी अपन नाइट्राइटो लिखते हैं, ONO है तब भी अपन नाइट्राइटो लिखेंगे। तो अपन कहेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि N अटैच्ड है या O अटैच्ड है, तो किस क्या लिखा हुआ है इसके पास O, तो ये नाइट्राइटो O है, और फिर अपन आएगा ये उसका नाम। तो एम्बिडेंट लिगेंड में अपन ध्यान रखेंगे, तो इसमें ना अगर कैटायनिक पार्ट बाहर H+ साइन है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, ये HCl तो -1 होता है, ये तो एम्बिडेंट लिगेंड में ही बताया आपको। तो -4 है मेरे पास, 2 H+ साइन है तो +2 हो गया, तो ये कितना होगा बताओ? ये भी कोई कैलकुलेट करने वाली बात है, सबको समझ में आया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है? या फिर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, अपन कहते हैं ये 4x हो गया प्लस ये x, ये अपन को 4 हो गया, -1 × 4, मतलब यहां कैलकुलेट कर देता हूं, ये 2 × +1, क्योंकि प्रोटॉन है ना, एसिड है ना, H+ साइन देगा, प्लस इसको कोबाल्ट को x लिख लेते हैं और प्लस कर लेते हैं -1 × 4 = 0, x कैलकुलेट कर ले। ये तो मेथड अपन ने सीखा ही था ना बोल कॉन्सेप्ट में, तो अपन बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। तो अपन ने थायोसाइनेटो बिल्कुल लिखो ना, इसको O तो करेंगे अपन, थायोसाइनेटो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल लिखेंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, थायोसाइनेटो। तो अपन तो नॉर्मल नेम लिखने के बाद साइनाइड को अपन ने साइनाइडो बना सकते हैं, अपन साइनो भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, क्योंकि अभी उतना सारे बुक्स में चेंज नहीं किया उन्होंने। तो ये बन गया अपने पास, इसमें DMG कॉम्प्लेक्स है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें तो बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसी को पहले लिखना होगा, और ये तो ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो मुझे बिस लिखना पड़ेगा, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ऑक्साइड। अब इसमें ना ग्लाइऑक्साइड नहीं लिखते अपन, ग्लाइऑक्साइड मैटो, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ग्लाइऑक्सामेट होगा, ATE हो जाएगा वो, तो फिर उसको क्या कर देंगे, मैं O कर देंगे लास्ट, एक इस पे -1 चार्ज होता है, मैंने आपको बताया इट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड।
मैं उसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। और उसके बाद अपन लिखेंगे निकल। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे 1 पे -1 है तो 2 पे -2, कोई चार्ज नहीं है इस पे। तो अपन ने लिखा था जब कोऑर्डिनेशन पे न्यूट्रल है या नेगेटिव चार्ज है तो 8 आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो नॉर्मल नाम आएगा। चलो कर दो 2। कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज है 0 मतलब न्यूट्रल, तो मैं इस पे लिख लेता हूं टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल इसमें, और अपन लिखेंगे निकल 0, ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, अगर टोटल चार्ज 0 इधर है तो मेटल भी 0 होना चाहिए, ये 0 है। अब जैसे फोर्थ वाला था, फोर्थ वाले में कैसे आपने कैलकुलेट किया वो बता दीजिए। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं पहले। ये ऐसे है, इसको देख के पता चल गया था कि इसमें +3 चार्ज है, और इसको देख के पता चल गया था इसमें -4 चार्ज है। हमें सिर्फ इससे मतलब था कि इस पे कितना चार्ज है वो पता चल गया है, तो ये 4 × 3 कर लेता हूँ, प्लस इधर x ले लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन 3x लेना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो इसको 3x कर लूंगा, और प्लस 6 × 3 18 कर लूंगा, और साइनाइड पे -1 चार्ज है इंटू -1 इज इक्वल टू x कैलकुलेट कर। हाउ निकल इज 0, ठीक है अपन ऐसे बता देते हैं ना, NiCO4, ये है अपने पास, इसके लिए कैलकुलेट करना है, प्लस CO में जो चार्ज होता है, कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मतलब 0 × 4 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आएगा 0, तो x 0। सेवेंथ वाला कर देंगे ना, यह है तो सेवेंथ वाला। अब इसमें अपन ने टेट्रा कार्बोनाइल लिखा और निकल, उसी का तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताया, उसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताया अपन ने। ये x लिखा, ये न्यूट्रल लिगेंड है जिसमें चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड मतलब चार्ज 0, सो 4 × 0 इक्वल टू ओवरऑल 0 है, तो अपन x वैल्यू 0 लिखा। अब बोलो किसी को डाउट है तो। यस, तो मैं कुछ कंपाउंड दे दूं जो तुम लोग लिखने वाले हो, राइट ना। हाँ, 0 हमेशा न्यूट्रल रहेगा, अगर ओवरऑल चार्ज 0 है तो अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है ना सारे के सारे, तो obvious सी बात है फिर मेटल का जो चार्ज होगा वो 0 रहेगा, अगर सारे न्यूट्रल लिगेंड। मैं आपको दे दूं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, आईयूपैक नेमिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस आप करो तो मतलब फिर मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर दोगे, ठीक है ना। चलते हैं, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तुम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हो, मैं आपको आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज
दीज अदर कंपाउंड, इनको आप मतलब कैलकुलेट करके बताओ। CO मतलब ऐसे अगर लिखा हुआ है तो कार्बोनाइल अज्यूम करो, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कोबाल्ट अज्यूम करना। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, और अपने आप ही पहचानो, मैं कैसे बताऊं? अगर मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा ना। अब वो दिख तो रहा है साफ साफ अपन को कि वो लीगेंड है, मेटल लिखा है तो, अगर वो लीगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो कार्बोनाइल ही होगा, मेटल तो हो नहीं सकता लीगेंड, तो अपन बता देंगे कि वो कार्बोनाइल, राइट। हाँ, थोड़ा जल्दी करना। हो गया। तो शुरू करते हैं, ये वाला।
write that tris ethylene diamine और क्रोमियम, ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए मेरे पास चार्ज सिर्फ -2 है, मतलब यहाँ पर 2 ले रखा है, और बाहर लिखा है डाइक्लोरो, मतलब सिर्फ मैं क्लोराइड लिख सकता हूँ, और 5 वाटर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। दैट इज डाइअमाइन, डबल एम है, टेट्राक्लोरो, ये चार्ज 0 है, प्लेटिनम, 4, क्योंकि कोई भी ना बाहर कोई कटायन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है। तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके लिए होगा? मेटल के लिए होगा। तो मैंने चार्ज लिखा 4, क्योंकि 4 नेगेटिव चार्ज है तो 4 पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। यहां पर टेट्रा हाइड्रोक्साइड है ना, टेट्रा हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज है तो जिंकेट 2, और ऑलरेडी आपने दे रखा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बाकी तो नहीं दे रखा था ना आपने, तो उसको अपन लिखेंगे आयन। ट्रेस के बाद डैश लगाना जरूरी नहीं है, बेस ट्रेस के बाद डैश लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें सोडियम टेट्रासाइन और 8 1, दैट इज ठीक है। ये तो कॉपर होगा, 2 लिखेंगे आप। हेक्सा, ये तो मैंने लास्ट टाइम दे दिया था शायद, इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हेक्सासाइनाइड या साइनो भी लिख सकते हैं अपन, दोनों करेक्ट हैं। फेरेट 2, ये ग्लाइसिन है, ये इथाइलिन है, ई पहले आएगा, तो इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन, इथाइलिन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन लिखो या इथाइलिन डाइअमाइन लिखो, बोथ आर करेक्ट। 1,2 डाइअमाइन तो होता ही है, और बिस, दैट इज ग्लाइसिनाइड, दैट इज अ ग्लाइसिन ना, तो ग्लाइसिनाइड, प्लैटिनम, इस पे -2 चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, ग्लाइसिन, एक ग्लाइसिन पे -1 चार्ज होता है। मैंने आपको बाइडेंटेड लिगेंड है पहले बताया हुआ है, बाइडेंटेड लिगेंड में ग्लाइसिन लिखा हुआ है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज इज 4, एंड देन आई विल राइट सल्फेट। अगर टोटल नेगेटिव चार्ज -2 इसका तो +4 रहेगा उसको, और इस पे प्लस चार्ज आ रहा है तो नॉर्मल नेम लिखेंगे, प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे। ग्लाइसिनो लिखेंगे तो गलत हो, ग्लाइसिनेटो होता है, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। पेंटाकार्बोनाइल आयरन, इसमें गैप नहीं होगा है, 0, बिल्कुल 7th वाले का, और 8th वाले का इट इज सोडियम ना, सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट होता है वो, तो थायोसल्फेटो, थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेटो, डाइथायोसल्फेटो, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो अर्जेंटेट 1,
सो दीज आर सम ऑफ द कंपाउंड। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आ गया कैसे मतलब आईयूपैक नेमिंग करना है। अब अपन पढ़ेंगे, ये तो आईयूपैक नेमिंग में अगर किसी को डाउट है तो आप बताओ। अगर किसी को डाउट है तो ये अपन ने लास्ट टाइम भी पढ़ा और आज भी अपन ने इसको डिस्कस किया आईयूपैक नेमिंग में। वी कैन राइट दैट। आईयूपैक नेमिंग for compounds with more than one central atom, along with bridge ligands, obviously बात है, along with the bridge ligands. Bridge ligands. अब ब्रिज लिगेंड कोई ऐसे नहीं होता, उसके पास दो डोनर साइट होता है। इधर एट वाले को एक्सप्लेन कर दूं, इधर सोडियम है, ये थायोसल्फेट होता है। सल्फेट ऐसे होता है, इसका एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो तो थायोसल्फेट हो गया। तो सोडियम डाइथायोसल्फेट हो, थायोसल्फेट था तो थायोसल्फेट है। सिल्वर क्योंकि इसमें -1 चार्ज है तो अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा। सिल्वर का नाम होता है ना अर्जेंटेट, और चार्ज उसके +1 है क्योंकि ये एक सल्फेट पे ना -2 चार्ज होता है, तो ये ट्वाइस है। अगर ट्वाइस होगा तो -4 चार्ज तो भी ना हो। 6 में -4 कैसे आया? सल्फेट पे -2 होता है और एक ग्लाइसिन पे -1 होता है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बाइडेंटेट में बताया था और चार्ज भी बताया था कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें -1 चार्ज होता है जब वो डोनेट करेगा, इसमें -1 चार्ज। तो एक पे -1 चार्ज है तो दो पे -2 और इस पे -2 तो टोटल -4, तो ये तो न्यूट्रल होता है तो ये टोटल +4 होना चाहिए। अब भाई ये तो सीधी सीधी बात है, अपन को पता है ना कि भाई अगर मैं MgCl2 लिखूंगा तो अपन को पता है Cl -1 होता है, तो दो Cl है, -2 है तो इसको +2 होना ही चाहिए। वैसे ही कर रहे हो आप कैलकुलेट कर लो, x लेके -1 है, ये 0 है, ये -2 है, टोटल 0 ले लो। लाइक दैट वी आर राइट। ठीक है ना? अब देख कभी कभी अपन को ऐसे कंपाउंड के बनाता है, इसमें ज्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है, लेकिन क्योंकि कभी कभी शायद पूछ लें, कुछ बुक्स में अपन को गिवन होके देखता है। इसमें 1 2 लिखना, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इथाइलिन डायमाइन लिख सकते हैं। कभी कभी कोई बुक उसको 1 2 लिख देता है, किसी बुक में इथाइलिन डायमाइन डायरेक्टली लिखा होता है, तो अपन उसे गलत नहीं कहेंगे कि 1 2 लिखा हुआ है तो गलत है। करेक्ट। भाई आप क्या कर रहे हो? इथाइलिन डाइक्लोराइड ही तो बता रहे हो मुझे, डाइक्लोराइड ही तो लिख रहे हो आप। आप इथाइलिन डाइक्लोराइड को ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट इथाइलिन डाइक्लोराइड, दिस इज नॉट इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड नहीं है। दिस इज इथाइलाइडिन डाइक्लोराइड, दोनों के नाम में डिफरेंस है। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इथाइलाइडिन। राइट, तो अपन उसको वैसे बता सकते हैं। अब ब्रिज कंपाउंड्स में व्हाट टाइम करेंगे कि भाई अगर अपने पास ऐसे गिवन है, मान लो मैं एक दो एग्जांपल लेंगे अपन, ज्यादा नहीं पूछेंगे लेकिन अपन को पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है NH3 होल, और इसमें मैं एक मेटल ले लेता हूँ Fe, और इसमें दूसरा मेटल इधर लूंगा मैं, कोबाल्ट ले लेता हूँ, और उस कोबाल्ट में मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास गिवन है H2 होल 4।
तो मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 4 तो बॉन्डेड है, 6 बॉन्ड होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो एक में यहां पर ब्रिज लिगेंड लिखूंगा। मान लो मैंने ये हाइड्रोक्साइड लिख दिया, वो इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाएगा। ये इससे भी एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसको भी एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर रहा है, ब्रिज लिगेंड। मैं ऑक्सीजन को भी ले सकता हूं। अब ऐसे बनाओगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड में -1 होता है, तुमको पता है। मैं कोई भी बना सकता हूं, आप कार्बोनाइल भी ले सकते हो, आप दूसरा OH भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो दोनों मेटल को बॉन्ड करेगा ना, इनको कहते हैं अपन ब्रिज लिगेंड्स। Which bonds the two metals, उनको अपन कहते हैं ब्रिज लिगेंड्स। जो लिगेंड दोनों के बीच में लिखा होगा ना, उसको अपन कहते हैं ब्रिज लिगेंड्स। ठीक है, उनको अपन कहते हैं ब्रिज लिगेंड्स। एंड द नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड, जो ब्रिज लिगेंड होंगे ना, ब्रिज लिगेंड ऑलवेज हैव सफिक्स लिख देता हूं, या अपन सफिक्स प्रीफिक्स लिखेंगे। स्टार्ट्स की मतलब प्रीफिक्स हो गया, म्यू होता है, ऐसे लिखना होता है। दैट्स अ रूल। अपन उसमें ऐसे नहीं कहेंगे मैं नहीं क्यों, मतलब मैं नहीं लिखूंगा, जाओ क्या करते हो। तो अपन दैट्स अ रूल, अपन को लिखना है। अब इसमें ऐसे लिख लेता हूं, ये मुझे गिवन है। अब हम सब देख के बता सकते हैं, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो आपने लिखा हुआ है। हाइड्रोक्सी ग्रुप पे -1 चार्ज होता है और परऑक्सो पे -2 चार्ज होता है, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज हो गए 3 और 3 यहां पर। हम सब काउंट कर सकते हैं कि टोटल नेगेटिव चार्ज आपने 6 ले रखा है। इसको देख के मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। इधर ये 4 था, इसलिए आपने 2 ब्रिज लिगेंड बनाए। अगर ये 5 होता तो दोनों के बीच में एक ही बना सकता था, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड इसके अराउंड कितने बनाऊंगा मैं, 6। अगर ये 3 करते आप तो मैं 3 ब्रिज लिगेंड लेता, क्योंकि मैं 6 बनाता, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर स्टेबल। अब मैं इसका नाम लिखूंगा, तो नाम लिखना बड़ा इजी होता है। आप यहां से शुरू करो, वहां खत्म कर देना। कैसे? मैं यहां अमोनिया लिखूंगा, टेट्रामाइन। फिर मैं लिखूंगा दैट इज आयरन। कितना टोटल नेगेटिव चार्ज अपने पास कितना था, -6। तो मैं +3 इसको दूंगा, +3 इसको दूंगा, दोनों +3। बिकॉज +3 होगा अगर दोनों पे, तो दोनों स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होंगे। आयरन का +3 से ज्यादा होता नहीं है, कोबाल्ट भी +3 से ज्यादा शो नहीं करता। आयरन 3। फिर इनको लिखूंगा म्यू, ये परऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सो है, पहले H आएगा, हाइड्रोक्साइड। फिर म्यू परऑक्साइड। इनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा पहले मैंने। अब इसको बाद टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, क्योंकि पहले लिगेंड लिखेंगे फिर मेटल को लिखेंगे। कोबाल्ट, इस पे चार्ज क्या आ रहा है, तो अपन को पता था, इसलिए आपने दोनों को नॉर्मल नाम लिखा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज। कोबाल्ट, उस पर चार्ज 3, बाद में अपन लिखेंगे क्लोराइड। ये अपने पास है, ये इसका नाम। तो क्या इतना बड़ा ऐसे ही नाम लिखना पड़ेगा? हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मैंने दूसरे कंपाउंड ले लिया। मान लेते हैं अपन कि मेरे पास NH3 है और उसमें अपन ने SA4 ले लिया और इधर भी कोबाल्ट लिखा। इधर मैंने सपोज करते हैं अपन NH लिखा, इधर मैंने सपोज करते हैं कोई दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप लिखा, और इधर मैंने सपोज कोबाल्ट लिखा और फिर NH3 लिखा।
फिर 4 लिखा, और ये इमाइडो है, -2 चार्ज होता है, बाकी मैंने ऐसे लिख दिया। तो अभी भी मैंने 6 चार्ज बना दिया। मैं 5 भी बना सकता हूं। तो 5 बनेगा तो फिर किसको +2, किसी एक को +2 दोगे, एक +3 दोगे, फिर तो वो झगड़ा होगा कि भाई किसको +2 किसको +3। तो वो देखेंगे, अभी अपन मतलब इसको देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे। ये +3, ये भी +3। नाम लिखना अपन को पता है, टेट्रामाइन, कोबाल्ट, 3। ये अमाइडो है, ये इमाइड है, ये कार्बोनाइल है, तो म्यू कार्बोनाइल, म्यू इमाइड। और उसके बाद अपन लिख सकते हैं दैट इज टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ये लिखना पड़ेगा मुझे, ये नाम है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो फिर मैं उसमें कुछ कर सकता हूं बिस करके। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो मैं बिस करके उसको लिख सकता हूं। कैसे लिखोगे? तो लिखूंगा म्यू इमाइडो, म्यू दैट इज, पहले कार्बोनाइल लिखना था मुझे, म्यू कार्बोनाइल, म्यू इमाइडो। उसके बाद में लिखूंगा बिस ब्रैकेट टेट्रामाइन कोबाल्ट 3, ये लिखूंगा मैं, और बाद में मैं लिखूंगा सल्फेट। दैट इज, मैं ऐसे कर सकता हूं अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो। ऐसे इसको बिल्कुल लिख सकते हैं बिस करके। तो बस, तो मुझे ये लगता है कि भाई यहां से शुरू किया वहां खत्म कर दिया, जैसे इसमें होता है। ये लिखा पहले, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर उसको लिखा। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, ये वाले पार्ट, तो फिर अपन उसे बिस करके ये, लेकिन फिर उस केस में हमें पहले ब्रिज लिगेंड को लिखना होता है, हमें पहले ब्रिज लिगेंड को लिखना। आपने कहा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना, तो पहले अपन को ब्रिज लिगेंड लिखना पड़ेगा, ये कार्बोनाइल फिर इमाइडो, उसके बाद बिस, ये 2 बार हो गया चार्ज के साथ, ये कर, ये कॉमन लेने जैसा हो गया, बिल्कुल ये कॉमन लेने जैसा हो गया। और कोबाल्ट में इसलिए कि भाई एक -2 था, ये -2 होता है इमाइडो एक, तो यहां से -4 था, यहां से -2, टोटल -6 हो गया, तो दोनों पे +3 अब अगर मान लो कभी अपने पास ऐसे आया कि टोटल चार्ज +5 है, फिर क्या करोगे? अगर टोटल चार्ज +5 है तो फिर क्या करोगे? तो अपन कहेंगे मेटल विथ मेटल present at RHS in the periodic table have +3 charge and at LHS have +2 charge। क्योंकि अपन ने जब 3D एलिमेंट में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपसे कहा था जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उन पर हायर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उन पर लोअर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो अपन वैसे डिवाइड करते हैं। अगर हमें डिवाइड करना है, मान लो मतलब ये +5 आ रहा होता तो मैं क्या करता है इसमें, तो मैं कहता इसको +3 दे देता, इसको +2 दे देता, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनमें +2 ज्यादा स्टेबल थे, जो लेफ्ट हैंड साइड में थे उनमें +3 ज्यादा स्टेबल थे। ऑब्जर्वेशन स्टेट लिखा, तो बना सकता। ये ब्रिज कंपाउंड्स, तो इनमें ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि जब भी अपन ब्रिज लिगेंड लिखेंगे तो उसमें म्यू लगाना।
यही एक कंसेप्ट है इसमें, राइट। अब अपन कर सकते हैं इसमें अब अगर मान लो कभी कभी अपने पास ऐसे भी लिखा होता है, इसमें बहुत ज्यादा शायद अपन को शीट में भी क्वेश्चन ना मिले, बस ये है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शीट में भी शायद अपन को क्वेश्चन ना मिले। IUPAC when two coordination compounds are present, coordination sphere is present, sphere is present. तो अगेन द कंसेप्ट, मतलब अब अपने पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, जैसे मेरे पास ये गिवन है कोबाल्ट NH3 होल 6 और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्रोमियम Cl6 ES1। ऐसे दो कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहले काम ये होगा, अपन को पता है हेक्सामाइन कोबाल्ट हेक्सा क्लोरो क्रोमियम, में कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में, लेकिन अपन क्या करेंगे, दोनों को मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है into in both sphere is -6, then divide, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इक्वली अमंग कैटायंस। तो अपन क्या करेंगे, कोबाल्ट को +3 ले लेते हैं और क्रोमियम को भी +3 ले लेते हैं, जैसे इसमें किया था वैसे उसमें भी करना होता है अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अपन कहेंगे देखो भाई, आप पहले टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो, मान लो ऑड आ रहा है तो, हाँ तो अभी बताया ना मैंने, किस मेटल को छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट देना है, किसको बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को उसको देना होता है जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, बताया था ना मैंने आपको लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट उसको देंगे जो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे होगा, क्योंकि उनमें छोटे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं। अपन ने लिखा था स्कैंडियम से लेके पूरा जिंक तक, तो अपन ने कहा था कि भाई क्रोमियम तक ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए स्टेबल होंगे, और यहाँ के बाद जब अपन ने लिखा था Mn, तो अपन ने कहा था +2 यहाँ से यहाँ ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो लास्ट टाइम अपन ने पूरा मतलब डिस्कशन किया था ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसलिए व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि तुमको पता है। अपन क्या करेंगे, अगर इस पे +3 चार्ज है और इस पे +3 चार्ज है, तो एक बात अपन को अच्छे से पता है, अगर इस पे +3 चार्ज है दिस इज न्यूट्रल, इस पे +3 चार्ज है उसका -6 चार्ज है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर। कैसे, मेरे पास कोबाल्ट है और अमोनिया है और आप हेक्सासाइनो लिखने वाले हो, अगर ये +3 दिया आपने तो इसका मतलब है इस पे टोटल +3 चार्ज है, और अगर इस पे आपने CrCl6 लिखा है और ये +3 है और टोटल नेगेटिव चार्ज इसमें कितने परसेंट है, -6, और इसका कितना है +3, इसका कितना था +3, इसका कितना था 0, इसलिए मैंने इसको इस पे लिखा। इसमें ये कितना है +3, ये कितना है -3, तो रिमाइंडर कितना, पता मैंने ये क्यों लिखा है इसे, क्योंकि मैं इसको देख के मेटल के नाम लिख पाऊंगा, इसको क्रोमियम लिखना है या क्रोमेट लिखना है ये डिसाइड कर पाऊंगा। पहला काम क्या करना है अपन को, टोटल नेगेटिव चार्ज लिखना, दोनों में डिसाइड कर लो कि भाई दो, अगर मोस्टली मतलब 99% केसेस में इवन ही देंगे और नहीं देंगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो अपन इक्वली डिवाइड कर देंगे, उसके बाद अपन रिमाइंडर चेक करेंगे। कैसे, इस पे इक्वली अगर डिवाइड करने के बाद लीगेंड्स को चेक करो जैसे मैंने चेक किया, और फिर रिमाइंडर चेक करो कि इस पे कितना चार्ज आ रहा है, ये 0 था, ये +3, तो पूरा चार्ज इस पे ही रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, ये +3 है, ये -6 था, तो रिमाइंडर -3 रहा होगा, तो मैं इसके नाम में क्रोमेट लिखूंगा, इसके नाम में कोबाल्ट लिखूंगा, बस यही चाहिए था।
मान लो यहाँ +3 आता और यहाँ -3 तो पहले इसका नाम लिखता फिर इसका लिखता, क्योंकि पहले कैटायनिक पार्ट लिखा जाएगा फिर वो अपन को पहले से, मतलब इसका नाम मैं लिखूंगा, अब यही कैटायन है तो लिखूंगा हेक्सामाइन। कोबाल्ट 3 ब्रैकेट हेक्साक्लोरो क्रोमेट 3, लो भाई ये इसका नाम, बाकी तो वो सिंपल हो गया ना, बस ये दोनों पॉइंट ही अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अपन काफी सारे कंपाउंड्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, काफी सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करोगे ना, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, अपने पास होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन ए एंड बी, ये सेक्शन ए एंड बी करते हैं। इसलिए आज मेरा फिर क्लास है 7:45 पर, नहीं तो अपन थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं, तो मुझे रुकना पड़ेगा। बट आईयूपैक नेमिंग अपना खत्म हो गया, ये ध्यान रखिए, दिस इज आईयूपैक, शीट नहीं मिला अपन को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शीट नहीं मिला अपन को, मिला है ओके, फिर तो होगा ना आपके पास शीट। अच्छा कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिला, अच्छा ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन थोड़ा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आपका होमवर्क है, अपन नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे, ओसी जीओसी 1 भी करेंगे और ये भी, और बुक मैं सेंड कर दूंगा, आप मुझे ना 10 o'clock के आसपास याद दिलाना, मैं बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू फिर आज, थैंक यू, बाय, चलो।